एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए रविवार सिर्फ एक छुट्टी नहीं होता, ये वो दिन होता है जिसका इंतजार पूरा परिवार सोमवार सुबह से ही शुरू कर देता है। बच्चों को घूमने जाना होता है, पत्नी को पूरे हफ्ते के रुके हुए काम पूरे करवाने होते हैं, माँ बाप को बेटे के साथ बैठकर चाय पीनी होती है और घर के आदमी को बस थोड़ी देर चैन से सोना होता है। प्रशांत का परिवार भी उन्हीं मध्यम वर्गीय परिवारों में से एक था जहां रविवार पूरे घर की खुशी लेकर आता था। सुबह के 8 बजे थे। पूरे घर में आलू के पराठों की खुशबू फैली हुई थी। रसोई में नेहा पराठे बना रही थी और शारदा चाय तैयार कर रही थी। बाहर कमरे में चिंटू और परी लगातार प्रशांत को आवाज लगा रहे थे। पापा उठो ना, आज संडे है, आपने बोला था क्रिकेट खेलने चलेंगे और उसके बाद आइसक्रीम भी खानी है। पिछली बार भी आपने मना कर दिया था। अरे भाई उठ गया हूँ, आज कहीं नहीं जाना ऑफिस, आज पूरा दिन अपने बच्चों का है। बेटा पहले गर्मा गर्म पराठे खा लो फिर निकल जाना। संडे के दिन तो आदमी आराम से नाश्ता करता अच्छा लगता है। आराम से नाश्ता कर लीजिए, लेकिन उसके बाद बाजार भी जाना है। पूरे हफ्ते से मिक्सर खराब पड़ा है और हाँ, बच्चों के जूते भी लेना है। हाँ मैडम, हाँ आज पूरा हिसाब होगा। बस इसी दिन के लिए तो नौकरी कर रहे हैं हम। सच कहे तो घर रविवार को ही घर लगता है, वरना बाकी दिन तो सब बस भागते रहते हैं। यही तो खासियत होती है मध्यम वर्गीय परिवारों की। पूरे हफ्ते की थकान एक रविवार में उतारने की कोशिश की जाती है। कोई बड़े होटल नहीं, कोई महंगी पार्टी नहीं, बस अपने लोग साथ बैठ जाए तो वही सबसे बड़ी खुशी होती है। नाश्ता खत्म होते ही चिंटू गेंद लेकर तैयार खड़ा था। पापा जल्दी चलो वरना शर्मा अंकल वाले बच्चे मैदान खेल लेंगे। चलो भैया, आज देखते हैं कौन ज्यादा रन बनाता है। अरे हमें भी ले चलो, हम अंपायर बन जाएंगे। नहीं दादाजी, आप हमेशा चिंटू भैया को आउट नहीं होने देते। और घर में हंसी गूंज उठी। दोपहर तक पूरा परिवार बाहर ही रहा। बच्चों ने खेला, नेहा ने खरीदारी की, हरे राम ने पुराने दोस्तों से बातें की और प्रशांत बस अपने परिवार को खुश देखकर खुश होता रहा। यही उसका रविवार था, यही उसकी कमाई थी। शाम को सब लोग छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। शारदा चाय बांट रही थी। बेटा एक बात कहे। हाँ पिताजी। पैसा आदमी बहुत कमा लेता है, लेकिन परिवार के साथ बैठने का समय सबके पास नहीं बचता। तो कम से कम रविवार को घर में रहता है, अच्छा लगता है। पिताजी यही तो एक दिन मिलता है अपने लोगों के लिए, वरना बाकी दिन तो सुबह निकलो और रात में लौटो। सच कहूं तो बच्चों को भी पूरे हफ्ते इसी दिन का इंतजार रहता है। हर रोज पूछते हैं संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। क्योंकि संडे को पापा सिर्फ हमारे होते हैं। प्रशांत मुस्कुराने लगा। लेकिन कई बार जिंदगी बहुत धीरे से बदलती है, इतना धीरे कि शुरुआत में एहसास भी नहीं होता। अगले ही हफ्ते प्रशांत के ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सोमवार सुबह ऑफिस में चहल पहल थी। सभी कर्मचारी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। कंपनी में नए बॉस आने वाले थे। थोड़ी देर बाद विक्रम मेहरा अंदर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब मेहनत से काम करते होंगे, क्योंकि मुझे काम पसंद है और काम करने वाले लोग उससे भी ज्यादा पसंद है। मैं सीधी बात करता हूँ, कंपनी अगले 6 महीने में नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। काम ज्यादा होगा लेकिन मेहनत का फायदा भी मिलेगा, और जो कर्मचारी रविवार को भी आकर काम करेंगे उन्हें अलग से बोनस दिया जाएगा। रवि धीरे से प्रशांत की तरफ झुका। भाई ये मौका अच्छा है, 2-4 संडे काम कर लेंगे तो बढ़िया पैसे बन जाएंगे। वैसे भी आजकल महंगाई इतनी है कि सैलरी पूरी नहीं पड़ती। सही बात है। वैसे भी घर पर पूरा दिन पड़े रहकर होता क्या है, उल्टे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं छुट्टी के दिन। मैं तो करूंगी, आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए, बच्चों का भविष्य भी देखना है। क्या सोच रहा है? हाँ लेकिन एक संडे ही तो है जो परिवार के साथ बिता सकते हैं, उसमें भी काम करे तो। लेकिन ये एक्स्ट्रा बोनस भी तो उनके लिए ही है। एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा तो उन्हें नए तोहफे मिल जाएंगे। उस दिन ऑफिस से लौटते समय भी प्रशांत यही सोचता रहा। बोनस अच्छा था, बच्चों की फीस, घर का खर्च, पिता की दवाइयां, ईएमआई। मध्यम वर्गीय आदमी के पास जरूरतों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। उसके दिमाग में संडे के एक्स्ट्रा बोनस को लेकर कश्मकश चल रही थी। रात को खाने की टेबल पर इस रविवार बच्चे को मॉल ले चलते ना, परी को नई फ्रॉक चाहिए और चिंटू को कब से वीडियो गेम चाहिए, कब से पूछ रहा था। और पापा इस बार मूवी भी देखेंगे और बाहर खाना भी खाएंगे। क्या हुआ, इतने चुप क्यों? अरे ऑफिस में नए बॉस आए हैं, कह रहे थे रविवार को काम करने वालों को बोनस मिलेगा, और सिर्फ बोनस नहीं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। रविवार को भी काम?
बेटा आदमी आराम कब करेगा फिर? बस कभी कभी जाना होगा, पैसे अच्छे मिलेंगे। वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, पैसे की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन रविवार को ही तो घर के सारे काम होते हैं। पता है, लेकिन खर्चे भी तो देखो। घर में थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। मध्यम वर्गीय परिवारों में अक्सर फैसले दिल से नहीं, जरूरतों से लिए जाते हैं। आदमी चाहता कुछ और है, लेकिन करता वही है जो घर की जिम्मेदारियां उससे करवाती हैं। अगले रविवार सुबह चिंटू जल्दी उठ गया था। उसने अपनी क्रिकेट बैट भी तैयार रख ली थी। परी ने अपनी नई क्लिप लगा ली थी। नेहा ने जल्दी जल्दी नाश्ता बना दिया था, क्योंकि उसे लगा था आज पूरा परिवार बाहर जाएगा। लेकिन तभी प्रशांत कमरे से तैयार होकर बाहर आया। उसने ऑफिस वाला बैग उठाया हुआ था। पापा आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, बस आज ऑफिस जाना है, जरूरी काम है। लेकिन आज संडे है। आपने तो कहा था कभी कभी जाना होगा। अब पहला दिन है, मना करना अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी लौट आऊंगा पक्का। अरे बेटा खाना तो खाकर जाओ। देर हो रही है माँ, बाहर खा लूंगा। चिंटू धीरे से बैट नीचे रखकर बैठ गया। तो आज घूमने नहीं जाएंगे? अगले रविवार पक्का चलेंगे बेटा, अब जाने तो देर हो रही है पापा को। उस दिन पहली बार उस घर का रविवार अधूरा लगा। पराठे बने थे, लेकिन साथ बैठकर खाने वाला आदमी नहीं था। बच्चे तैयार थे, लेकिन कहीं जाने वाला कोई नहीं था। और नेहा की कामों वाली लिस्ट टेबल पर वैसे ही पड़ी रह गई। लेकिन उस परिवार को अभी कहाँ पता था, ये सिर्फ एक रविवार नहीं था। धीरे धीरे उनके सारे रविवार उनसे दूर होने वाले थे। प्रशांत ने सोचा था कि बस कभी कभी रविवार को ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन मध्यम वर्गीय आदमी की जिंदगी में कभी कभी बहुत जल्दी हर बार बन जाता है। पहले एक रविवार गया, फिर दूसरा, और फिर धीरे धीरे पूरा घर रविवार आने से पहले ही समझ जाता था कि प्रशांत अब घर पर नहीं रहेगा। शनिवार की रात थी। नेहा रसोई में अगले दिन के लिए छोले भिगो रही थी। चिंटू और परी कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। भैया कल पापा हमें पार्क ले जाएंगे ना? पता नहीं, पिछले 2 संडे तो ऑफिस चले गए थे, लेकिन इस बार मैंने स्कूल में सबको बोल दिया है मैं संडे को घूमने जाऊंगी। तू हर बार बोल देती है, फिर बाद में रोती रहती है। क्यों बोल के आती है? नेहा बाहर से दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद प्रशांत घर आया। हाथ में ऑफिस का लैपटॉप था, चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। नेहा हाथ में पानी का ग्लास लेती है और पूछती है, खाना लगा दूं? हाँ लगा दो, बहुत थक गया आज तो, बहुत जोरों की भूख भी लगी है। बेटा कल तो छुट्टी है ना? नहीं पिताजी, कल भी जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का काम बहुत चल रहा है, सब लोग आ रहे हैं और बॉस ने पैसे भी बढ़ा दिए। पापा आपने बोला था इस बार जरूर चलेंगे पार्क। बेटा अगले रविवार पक्का चलेंगे। हाँ, प्रशांत ने बैग उठाया और निकल गया। अगले संडे भी वही हुआ। प्रशांत ऑफिस चला गया, लेकिन पीछे घर में पूरा दिन जैसे रुक सा गया था। नेहा बार बार घड़ी देखती रहती। बच्चों ने टीवी चलाया, लेकिन उनका मन नहीं लगा। हरिराम अखबार खोले बैठे थे, लेकिन पन्ने नहीं पलट रहे थे। दोपहर में नेहा रसोई में गैस के पास खड़ी थी। पिताजी सिलेंडर खत्म होने वाला है, पिछले रविवार बदलवाना था लेकिन रह गया। हाँ बेटा, और बिजली का बिल भी जमा करना है। राशन भी आधा खत्म हो गया है। अकेले सब जगह जाना मुश्किल हो जाता है, बच्चों को भी संभालो और काम भी करो। पहले रविवार को प्रशांत सब संभाल लेता था, बैंक भी, बाजार भी, बच्चों को घुमाना भी। घर में आदमी की मौजूदगी बहुत फर्क डालती है। कुछ घरों में आदमी की मौजूदगी बहुत बड़ी चीज होती है, और प्रशांत का घर उन्हीं घरों में से एक था। उस रात घर लौटते समय काफी बारिश हो रही थी। प्रशांत भीगता हुआ घर पहुंचा। अंदर आया तो देखा बिजली गई हुई थी। हरिराम हाथ वाला पंखा चल रहे थे। शारदा मोमबत्ती के पास बैठी थी और नेहा रसोई में बच्चों को खाना खिला रही थी। अरे इन्वर्टर क्यों नहीं चला रहे हो? ये अंधेरे में कब से बैठे हो? खराब पड़ा है, पिछले 3 रविवार से बोल रही हूँ कि ठीक करवाना है। रहने दे बेटा, मैं ही कल खुद करवा लूंगा। कल पक्का करवा दूंगा पापा, इन्वर्टर इतना भारी है, आपको ले जाने में दिक्कत होगी। कल सोमवार है, आपका ऑफिस का वक्त हो जाएगा, सुबह याद भी नहीं आएगा आपको। पापा हमारे स्कूल में अगले रविवार फादर्स क्रिकेट मैच है, सबके पापा आएंगे, आप आओगे ना? बेटा कोशिश करूंगा। मतलब नहीं आओगे? उसने खाना बीच में छोड़ा और कमरे में चला गया। उस छोटे से वाक्य ने पहली बार प्रशांत को अंदर तक परेशान किया। मतलब नहीं आओगे, क्योंकि बच्चे सबसे पहले उम्मीद छोड़ना सीखते हैं, और शायद चिंटू अब वही सीख रहा था। रात को जब सब सो गए, लेकिन प्रशांत की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हरिराम भी ऊपर आ गए। नींद नहीं आ रही बेटा? नहीं पापा। एक बात पूछे? जी पूछिए। जब तू छोटा था ना, तो हर रविवार सुबह 6 बजे हमें जगा देता था।
कभी मेले जाना है, कभी साइकिल चलानी है, कभी नदी देखनी है। उस समय हमारे पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन रविवार को हम पूरा दिन साथ रहते थे, इसलिए तुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई। बेटा, मध्यम वर्गीय आदमी पूरी जिंदगी यही सोचता रहता है, थोड़ा और पैसा आ जाए तो परिवार खुश हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि परिवार आदमी का समय मांगता है। पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज की कीमत नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ समय मांगती है। छत पर लंबी शांति फैल गई और शायद पहली बार प्रशांत के मन में ये सवाल आया था, क्या वो सच में अपने परिवार के लिए काम कर रहा था या धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होता जा रहा था। उस रात के बाद पहली बार प्रशांत सोमवार आने का इंतजार नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार चिंटू की वही बात घूम रही थी, मतलब नहीं आओगे। कई बार बच्चे रोकर नहीं, उम्मीद छोड़कर इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, और शायद प्रशांत पहली बार ये समझ रहा था। पूरा हफ्ता ऑफिस में काम चलता रहा, लेकिन अब प्रशांत पहले जैसा नहीं था। पहले जहां वो खुद रविवार वाले काम के लिए आगे रहता था, अब हर बार चुप हो जाता था। शुक्रवार की शाम ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। विक्रम मेहरा सामने खड़े थे। इस रविवार को भी पूरा स्टाफ आएगा। क्लाइंट का काम है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इस बार बोनस डबल मिलेगा। सर, फिर तो मजा आ जाएगा। डबल बोनस कोई छोड़ने वाली चीज नहीं है सर। मैं भी आऊंगी सर। गुड, यही जज्बा चाहिए। प्रशांत, तुम कुछ चुप लग रहे हो, सब ठीक है ना? जी सर। तो रविवार को आ रहे हो ना? तुम्हारा काम इस महीने बहुत ही बेहतरीन रहा है, सच में। सर, इस रविवार शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे भाई, डबल बोनस से क्या बोल रहा है? कोई खास वजह तुम्हारे नहीं आने की? जी सर, घर पर जरूरी काम है। विक्रम मेहरा हल्का सा मुस्कुराया। देखो प्रशांत, यही उम्र होती है मेहनत करने की। परिवार तो चलता रहेगा। अभी जितना काम कर लोगे आगे उतना आराम मिलेगा। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इस संडे मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। मध्यम वर्गीय आदमी की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। वो हर समय भविष्य के लिए जीता रहता है। आगे आराम मिलेगा, आगे खुश रहेंगे, आगे समय मिलेगा, लेकिन इस आगे के चक्कर में उसका आज धीरे धीरे उससे छूटने लगता है। शनिवार की रात थी। प्रशांत के घर में अजीब सी खामोशी थी। नेहा कपड़े तय कर रही थी। चिंटू अपना क्रिकेट बैट साफ कर रहा था, लेकिन इस बार उसने प्रशांत से कुछ नहीं पूछा। परी चुपचाप रंग भर रही थी। कल सुबह वाला मैच कितने बजे है चिंटू? कब जाना है बता दे। 11 बजे। और अगर मैं चलूं तो? सच में? अरे मजाक थोड़ी ना करूंगा। मेरे बेटे का फादर्स डे मैच है, मैं कैसे नहीं आऊंगा? परी तुरंत उठकर उसके पास आ गई। मतलब कल ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं, कल कहीं नहीं जाऊंगा, पूरा दिन घर पर रहूंगा। अगले दिन कई हफ्तों बाद उस घर में फिर वही पुराना रविवार लौटा था। सुबह फिर पराठों की खुशबू थी। चिंटू बार बार घड़ी देख रहा था। परी अपने कपड़े खुद चुन रही थी। हरिराम अखबार पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहे थे और शारदा बार बार रस्सी से बाहर झांक रही थी। क्योंकि घर का आदमी घर में हो तो घर अलग लगता है। मैदान में फादर्स क्रिकेट मैच शुरू हुआ। बच्चे अपने अपने पिताओं के साथ खड़े थे। चिंटू बार बार लोगों से कह रहा था, वो देखो, वो मेरे पापा है। प्रशांत ने पहली बार इतने दिनों के बाद बेटे के चेहरे पर ऐसी खुशी देखी थी। मैच खत्म हुआ। सब लोग हंसते हुए घर लौटे। रास्ते में गोलगप्पे खाए, आइसक्रीम खाई, बच्चों ने खिलौने लिए। शाम को पूरा परिवार छत पर बैठा था। वही पुरानी चाय, वही बातें, वही हंसी। देखा बेटा, घर को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस आदमी चाहिए होता है। हाँ, शायद मैं भूल गया था ये बात। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बात तो अगले दिन ऑफिस में होने वाली थी। सोमवार सुबह ऑफिस पहुंचा तो रवि उसके पास आया। कहा था वही कल तू, सर बहुत पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हारा काम उन्हें बहुत पसंद आता है। डबल बोनस गया तेरे हाथ से। जाने दो। प्रशांत सर, बॉस ने कैबिन में बुलाया है। बैठो प्रशांत, तुम्हें पता है ना कंपनी कितने जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? जी सर। फिर भी तुम रविवार को नहीं आए? जी सर। वजह जान सकता हूँ मैं कि कौन सा जरूरी काम था तुम्हें कल? सर, हम मध्यम वर्गीय लोग अजीब होते हैं। पूरी जिंदगी खर्चे गिनते रहते हैं। EMI, फीस, राशन, दवाइयाँ, सब कुछ। इसलिए जब आपने बोनस की बात कही तो लगा सही तो है, थोड़ा और पैसा आ जाएगा। लेकिन सर, हमारे घरों में रविवार सिर्फ छुट्टी नहीं होता। उसी दिन बच्चे अपने पिता को पूरा देखते हैं।
उसी दिन पत्नी हफ्ते भर के रुके काम करवाती है। उसी दिन माँ बाप अपने बेटे के साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसी दिन आदमी को लगता है कि वो सिर्फ मशीन नहीं है। सिर्फ बड़े लोगों के पास घूमने के लिए छुट्टियां होती है, ट्रिप्स होती है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार पूरे हफ्ते सिर्फ रविवार का इंतजार करता है। और जब वही रविवार छिन जाता है ना, तो धीरे धीरे घर से हंसी चली जाती है। पैसा जरूरी है सर, लेकिन मेरे बेटे ने अब मुझसे पूछना ही छोड़ दिया था कि पापा रविवार को चलोगे ना, क्योंकि उसे जवाब पता था। उस दिन समझ में आया मैं कमाई बढ़ा रहा था, लेकिन घर में अपना हिस्सा कम कर रहा था। तुम्हें पता है प्रशांत, पिछले 5 साल से मैंने भी अपने बेटे के साथ पूरा रविवार नहीं बिताया। शायद तुम सही कह रहे हो। अगर आज तुमने ये बात नहीं कही होती तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होता। मेरा परिवार भी कभी मेरा इंतजार किया करता था। शायद मैंने ही उनकी उम्मीदें तोड़ दी होंगी। आर्यन के मम्मी पापा उसे शादी के लिए एक गार्डन कैफे में पहली लड़की से मिलवाने लाए थे। आर्यन बेटा देख, वो सामने लड़की वाले बैठे हैं, इस बार भागना मत, शांति से बैठना। पापा आप फालतू में टेंशन ले रहे हो, मैं कहीं नहीं भागूंगा, बस आप लोग ज्यादा सवाल मत पूछना। हम नहीं पूछेंगे, बस तू लड़की से ढंग से बात कर लेना। आइए कैलाश जी बैठिए, ये सपना है मेरी बेटी। नमस्ते बेटा। आर्यन बैठो यहाँ सपना के पास। हाय आर्यन, कैसे हो आप? क्या करते हो वैसे आप? जी क्या कहा आपने? कुछ समझ नहीं आया। वो अंकल ये बस वह ही कर रहे हैं, क्या इन्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, वो बस थोड़ा नया माहौल है ना, अभी ठीक हो जाएगा। आर्यन की घबराहट इतनी बढ़ गई कि वो बिना कुछ बोले ही कुर्सी छोड़कर वहां से सीधा पार्किंग की तरफ भाग गया। कैलाश भाई ये क्या तरीका है? लड़का तो बिना बात के ही उठकर भाग गया। अरे भाई साहब, वो शायद गाड़ी की चाबी भूल गया होगा, मैं अभी देख कर आता हूँ। रहने दीजिए अंकल, जो लड़का अपना नाम तक नहीं बता पा रहा वो शादी क्या करेगा? इसके कुछ दिनों बाद घर वाले आर्यन को दूसरी लड़की से मिलवाने एक रेस्टोरेंट लेकर पहुंचे। देख आर्यन, आज आखिरी मौका है, इस बार लकड़ी बनकर मत बैठ जाना। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं करनी ये सब मीटिंग्स। चुपचाप बैठ यहाँ, लड़की आ गई है। हेलो आर्यन, सुना है आप बहुत कम बोलते हैं, पर मुझे बातें करने वाले लड़के पसंद है। आर्यन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपने हाथ पैर बांधकर पत्थर की तरह बैठ गया। अरे आप कुछ बोलेंगे भी या मैं दीवार से बातें कर रही हूँ? आर्यन ने नेहा की तरफ देखा तक नहीं और पसीना पोंछने लगा। पापा चलिए यहाँ से, ये लड़का तो पूरी तरह से लकड़ी का खंबा है, एक शब्द भी नहीं बोल रहा। लगातार रिजेक्शन के बाद कैलाश और सुमित्रा ने आर्यन की शादी जैसे तैसे रिया नाम की लड़की से तय करा दी। आर्यन देख भाई, तेरी शादी तो हो गई, अब कम से कम अपनी बीवी से तो बात कर ले। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे? उसके सामने जाते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। बेटा वो बेचारी कल से तेरा इंतजार कर रही है, जा कमरे में और उससे पूछ कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ, पर आप लोग दरवाजे के पास मत खड़े होना। आर्यन डरते डरते अपने कमरे में गया जहाँ रिया तैयार होकर बैठी थी। आ गए आप? मुझे लगा आज भी आप बाहर सोफे पर ही सो जाएंगे। अच्छा छोड़िए ये सब, ये बताइए ये साड़ी कैसी लग रही है? आप ही की पसंद की पहनी है मैंने। मम्मी। अरे मम्मी को क्यों बुला रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? पास आइए ना थोड़ा। रिया ने जैसे ही मुस्कुराकर आर्यन के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, आर्यन को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उफ, क्या हुआ? आप ऐसे पीछे क्यों हट रहे हैं? हाथ ही तो रखा है। ना। आर्यन रिया को वही हैरान छोड़कर कमरे से बाहर भागा और सीधा नीचे रसोई में माँ के पास जा खड़ा हुआ। अरे तो फिर यहाँ आ गया, क्या हुआ अब? मम्मी गजब हो गया, वो रिया उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तो क्या हुआ? तेरी बीवी है वो, कंधे पर हाथ ही तो रखा है, गर्दन तो नहीं मरोड़ी। मम्मी मुझे बहुत शर्म आ रही है, आप पापा को बोलो कि वो मुझे कुछ दिन के लिए बुआ के घर भेज दें। तो चुप कर आर्यन, शर्म के मारे तू पागल हो गया है क्या? जा वापस ऊपर। अगली सुबह घर के बगीचे में आर्यन और रिया का पोस्ट वेडिंग फोटो शूट शुरू हुआ। सर थोड़ा रोमांटिक पोज दीजिए, मैम का हाथ पकड़ने की कोशिश कीजिए। भाई साहब ये हाथ पकड़ना जरूरी है क्या? आप ऐसे ही दूर दूर से फोटो खींच लो ना। सर शादी की फोटो है, ऐसे दूर खड़े रहेंगे तो लगेगा झगड़ा हुआ है। आर्यन प्लीज, बस एक फोटो है, पास आइए। आर्यन जैसे ही रिया के करीब गया उसे पसीने आने लगे। सर मुस्कुराइए और मैम की आंखों में देखिए। जैसे ही फोटोग्राफर ने क्लिक किया, आर्यन ने झटके से अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया और वहां से भागकर कार में जाकर छुप गया। अरे ये फिर से भाग गया। सुमित्रा देख अपने बेटे को, ये फोटो शूट भी नहीं होने देगा।
मम्मी जी मैं क्या करूं, ये तो मेरे पास आने से भी डरते हैं। रुक बेटा, मैं बात करती हूँ इससे। आर्यन बाहर निकल कार से। नहीं मम्मी, जब तक ये कैमरा वाला यहाँ से नहीं जाएगा मैं बाहर नहीं आऊंगा। शादी के कुछ दिन बीत चुके थे पर आर्यन और रिया के बीच की दूरी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन बेटा, ये लो केसर वाला दूध और जाकर रिया को दे दे, बेचारी सुबह से सर दर्द का बहाना बना रही है। मम्मी मैं कमरे में तो चला जाऊंगा, पर अगर उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो तू पकड़ लेना, उसे अच्छा लगेगा। जा, अब देर मत कर। सुमित्रा, तू भी इसे क्या समझा रही है? ये तो वो नमूना है जो अपनी छाया से भी शर्माता है। पापा आप मजाक मत उड़ाओ, मैं जा रहा हूँ। आर्यन दूध का ग्लास लेकर कमरे में पहुंचा जहां रिया बिस्तर पर सर पकड़कर बैठी थी। ये लो दूध, मम्मी ने भेजा है। रख दीजिए वहां मेज पर। वैसे आपको क्या लगता है मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है? वो धूप की वजह से होगा। नहीं आर्यन, ये धूप की वजह से नहीं, आपकी इस चुप्पी की वजह से है। आप कभी मेरे पास आकर बैठते क्यों नहीं? आर्यन चुपचाप बेड के किनारे पर बहुत दूर जाकर बैठ गया। रिया खिसक कर आर्यन के करीब आई और धीरे से अपना हाथ आर्यन के हाथ पर रख दिया। जैसे ही रिया की उंगलियों ने आर्यन की हथेली को छुआ, आर्यन के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मम्मी, क्या हुआ? मैं क्या कोई बिजली की तार हूँ जो आप ऐसे उछल रहे हैं? नहीं, वो बस मुझे अचानक याद आया कि नीचे टीवी चल रहा है। आर्यन ग्लास वहीं छोड़कर कमरे से ऐसे भागा जैसे पीछे कोई सांड पड़ा हो और सीधा रसोई में पहुंच गया। अरे तू फिर यहाँ आ गया, दूध दे दिया रिया को? मम्मी वो उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आर्यन तू पागल हो गया है, हाथ पकड़ना कोई गुनाह नहीं है, जा वापस और उससे बात कर। अरे नालायक, बीवी है वो तेरी, अगर ऐसे ही करेगा तो छोड़ छाड़ के चली जाएगी, समझा? वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी मम्मी, आज के लिए इतना काफी है, मैं बाहर सोफे पर ही सो जाऊंगा। देख सुमित्रा, मैंने कहा था ना ये लड़का हमारे खानदान का नाम डुबोएगा। पक्का तूने लड़का ही पैदा किया है, क्योंकि ये ऐसे शर्माता है जैसे लड़कियां शर्माती है। मैं तो हैरान नहीं होता हूँ इसकी हरकत देखकर। लड़के तो पागल होते हैं अपनी बीवी के पास जाने के लिए और ये उसे छोड़ के आ जाता है। एक दिन सुबह रिया तैयार हो रही थी, उसने आर्यन से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ने के लिए कहा, पर जैसे ही रिया के हाथ आर्यन से टकराए, वो रसोई में मम्मी के पास आकर उनके पीछे छुप गया। आर्यन तू फिर यहाँ आ गया? बेटा तू शादी करके आया है, तेरी बीवी ऊपर कमरे में अकेली बैठी है और तू यहाँ रसोई में बेलन गिन रहा है, जा ऊपर। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? क्या हुआ अब? मम्मी, आज तक आपने ही मेरा हाथ पकड़ा है, अब वो मेरा हाथ पकड़ रही है, बोल रही है साड़ी का पल्लू ठीक करो। बताओ ऐसे कैसे चलेगा मम्मी, मुझे तो शर्म ही आ गई। डर लग रहा है? अरे बीवी है तेरी, हाथ नहीं पकड़ेगी तो क्या तेरा अचार डालेगी? और तो और मम्मी, आप ही ने तो मुझे अभी तक अपने पास सुलाया है, अब अचानक उसके साथ। और मम्मी, जब वो मेरा नाम भी ले रही है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों गुदगुदी होने लगती है। तू पागल हो गया है क्या नालायक? खिला पिला के इतना बड़ा सांड कर दिया तुझे, अब तो नौकरी भी करने लगा है और तू एक लड़की से बात नहीं कर सकता। मम्मी बात की बात नहीं है, पर वो जैसे ही करीब आती है मेरी सिटी पिटी गुम हो जाती है। डूब कर मर जा कहीं, कल को बच्चा होगा तो क्या उसे भी मेरे पास छोड़ के भाग जाएगा? जा यहाँ से, अभी के अभी ऊपर जा। अगले दिन शाम को रिया ने तय किया कि वो आर्यन से अपने दिल की बात कहलवा कर ही रहेगी। आर्यन सुनिए, एक बात बताइए, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्योंकि आप मुझसे बात ही नहीं करते हैं, मेरे पास नहीं बैठते। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो? मैं हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ, शर्माइए मत, बस बोल दीजिए। मैं तुमसे हाँ, मुझसे क्या? वो आर्यन पूरा बोलिए ना, क्या वावा लगा रखा है, क्या कहना चाहते हैं आप? आर्यन का चेहरा पसीने से भीग गया और वो एक शब्द भी पूरा नहीं कर पाया। आर्यन घबराहट में बिना वाक्य पूरा किए ही बालकनी से कूदने जैसी हालत में वहां से भाग खड़ा हुआ। आर्यन रुकिए, बात तो पूरी कीजिए। वह देखो, चांद कितना गोल है। आर्यन के मुंह से निकले वो आधे अधूरे शब्द रिया के दिल में एक गहरी उदासी छोड़ गए। क्या हुआ रिया बेटा, फिर भाग गया वो? पापा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, वो एक वाक्य तक पूरा नहीं बोल पाते मेरे सामने। तू चिंता मत कर बेटा, मैं कल ही इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, शायद इसकी शर्म का कोई इलाज मिल जाए। डॉक्टर नहीं कैलाश जी, इसे तो किसी बाबा के पास ले जाना पड़ेगा जो इसकी ये शर्म उतार सके। मम्मी, मुझे किसी बाबा के पास नहीं जाना, मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए।
कुछ दिनों बाद कैलाश हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और आर्यन को धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते देखा। ओए शेरू, कहाँ चला? ऊपर रिया बुला रही है और तू नीचे चोरों की तरह रेंग रहा है। पापा, वो मैं नीचे पानी पीने जा रहा था। पानी तो कमरे में भी रखा है। देख बेटा, सीधी सी बात है, अगर आज तूने उससे बात नहीं की तो मैं कल से तेरा खाना पीना बंद करवा दूंगा। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप मुझे घुमाने ले चलेंगे। अब आप ही बताओ पापा, मैं उसके साथ बाहर सड़क पर कैसे चलूंगा? लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि एक शेरनी के साथ एक चूहा जा रहा है। अरे गधे, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तू अभी तक लोग क्या कहेंगे में अटका है। पर पापा, शर्म भी तो कोई चीज होती है। तेरी ये शर्म ही एक दिन तुझे ले डूबेगी। जा ऊपर और सुन, अगर 10 मिनट में तू वापस नीचे आया तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। रिया ने सूटकेस में कपड़े भरते हुए रोने लगी। बस बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं झेला जाता ये सब। रिया ने गुस्से में अपने पिता को फोन लगाया और आर्यन दरवाजे के पीछे छुपकर सब सुनने लगा। पापा, आप मुझे लेने आ जाइए, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। क्या हुआ बेटा? आर्य ने कुछ कहा क्या? पापा, वो कुछ कहे तो बात बने ना। आज तक उन्होंने मुझसे ढंग से एक शब्द भी नहीं बोला। हमेशा आधा अधूरा बोलकर भाग जाते हैं। कहते हैं मुझसे शर्म आती है। मुझे समझ ही नहीं आता वो चाहते क्या है। मैं इस आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये सारी बातें आर्यन दरवाजे के पीछे से सुन रहा था। रिया की बातें सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे पहली बार उसे खोने का डर महसूस हुआ। अरे बाप रे, ये तो सच में चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई है। मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ, पर बोलूं कैसे? आर्यन घबराकर अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल वाले शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और खुद से बातें करने लगा। आर्यन, तू पागल है क्या? देख, वो जा रही है, कुछ कर, वरना पूरी जिंदगी अकेले कमरे में बैठकर हाथ मलता रहेगा। शर्म शर्म शर्म, क्या मिल गया तुझे इस शर्म से? आज ये शर्म छोड़ दे वरना रिया तुझे छोड़ देगी। चल बोल, आई लव यू। बोल आर्यन, आई लव यू। आई लव यू रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, ऐसे ही बोलूंगा, आज तो बोलकर ही रहूंगा। आर्यन पूरी हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर गया जहां रिया अपना बैग बंद कर रही थी। रिया रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब क्या कहना बाकी रह गया है? अब तो मैं जा रही हूँ। वैसे भी आपको मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं फिर वही शुरू हो गए आप। हिम्मत है तो पूरा बोलिए, वरना रास्ते से हट जाइए। मैं तुमसे। क्या तुम मुझसे? बोलिए ना। धिक्कार है आप पर आर्यन, एक आई लव यू तक नहीं बोल सकते आप। हटिए मेरे रास्ते से। आर्यन चाह कर भी शब्द पूरे नहीं कर पाया और रिया अपना बैग लेकर नीचे हॉल में आ गई। अरे रिया बेटा, ये क्या कर रही है? तू बैग लेकर कहाँ जा रही है? मम्मी जी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपके बेटे के पास मेरे लिए शब्द ही नहीं है। बेटा, एक बार फिर से सोच ले। आर्यन थोड़ा कच्चा है पर दिल का बुरा नहीं है। पापा, दिल का अच्छा होने से घर नहीं चलता, बात करने से बात बनती है, और इन्हें तो शर्म से ही फुर्सत नहीं है। आर्यन ऊपर खड़ा होकर सब देख रहा था और उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। नहीं, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये रुक जाए। मुझे अपनी ये शर्म हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। आर्यन देख ले, अभी भी वक्त है। अपनी बीवी को रोक ले वरना पछताएगा। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कई यश जी और सुमित्रा जी ने जैसे तैसे करके रिया को रोक लिया। रिया बेटा, ये थोड़ा शर्मीला है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। ऐसे घर छोड़ना, इससे थोड़ी ना कुछ होता है। एक मौका दे दे, हम इसे समझा देंगे। रिया के जाने की बात सुनकर आर्यन के दिमाग की नसें जैसे फट गई और उसने शर्म को हमेशा के लिए त्यागने का फैसला कर लिया। अगले दिन, चलो सब लोग खाना खा लो। रिया बेटा, तू भी बैठ जा, सब साथ में खाना खा लेते हैं। आर्यन, तू कहाँ रह गया? जल्दी आ नीचे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और माहौल एकदम शांत था। तभी आर्यन वहां आया और रिया के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। आर्यन ने रिया की आंखों में आंखें डालकर, सब्जी कैसी बनी है? एकदम तुम्हारी तरह तीखी, हॉट। आप मुझसे बात कर रहे हैं? आर्यन ने अचानक आंख मारी और हवा में पुच्ची वाला इशारा किया। आर्यन, ये क्या बदतमीजी है? खाने की मेज पर ये क्या गंदे इशारे कर रहा है तू? अरे मम्मी, अपनी बीवी को किसका इशारा कर रहा हूँ? कोई गुनाह थोड़ी है। ओए, होश में तो है तू? सबके सामने ये सब शोभा देता है क्या? पी के आया है क्या? कुछ चढ़ा के तो नहीं आया? नशा तो करके नहीं आया?
थोड़ी देर बाद आर्यन ने टेबल के नीचे से पैर चलाया ताकि वो रिया के पैर सहला सके, पर गलती से उसका पैर सुमित्रा के घुटनों से टकरा गया। आउच! अरे मर गई रे। आर्यन, ये तू क्या कर रहा है? मेरा पैर क्यों मसल रहा है बेशरम? ओहो मम्मी, वो गलती से टारगेट मिस हो गया। मैं तो रिया का पैर ढूंढ रहा था। आर्यन, क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप खाना खाइए ना। डाइनिंग टेबल पर हुए हंगामे के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे। आर्यन आया और रिया के साथ एकदम सटकर बैठ गया और अपना हाथ रिया के कंधे पर रख दिया। आर्यन, देख हम सब यहाँ बैठे हैं, जरा लिहाज कर ले। क्या कर रहा है तू? पापा, आपने ही तो कहा था मर्द बनो। अब मैं अपनी बीवी के गाल मसल रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? आर्यन सबके सामने ही रिया के गालों को दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से मसलने लगा और उसके करीब जाने लगा। हाय रब्बा, सुधर जा आर्यन, हमें तो शर्म आ रही है तुझे देखकर। पहला तो तेरी आवाज ही नहीं निकलती थी और शर्म के मारे पानी पानी होता था, अब बेशर्म बन के ही बैठा है। मम्मी, आपको शर्म आ रही है तो कमरे में जाओ, मुझे तो अब बिल्कुल शर्म नहीं आती। आर्यन, छोड़ी ना, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? वो वही सोचेंगे जो अब तक सोचते आए हैं कि उनका बेटा अब फॉर्म में आ गया है। वैसे भी जो उन्होंने किया है वही तो मैं कर रहा हूँ। नालायक, तुझे ये बात बोलना शर्म नहीं आई? अगले दिन सुबह रिया किचन में चाय बना रही थी और सुमित्रा पास ही खड़ी कुछ काम कर रही थी। आर्यन पीछे से दबे पांव आया और सबके सामने ही रिया की कमर में हाथ डाल दिया। आर्यन, तुझे जरा भी हया नहीं है? रसोई घर को तो छोड़ देता। क्यों मम्मी, मैं अपनी बीवी को ही तो बुला रहा हूँ ना। अब मैं इसे नहीं बुलाऊंगा तो क्या पड़ोसियों को बुलाऊंगा? तू जब देखो तब ऐसे गंदे इशारे कर करके अपनी बीवी को बुलाता रहता है, तमीज भूल गया है क्या? मम्मी, आप लोग ही तो बोलते थे कि तू इतना शर्माता है, तू डरपोक है। लो, मैंने अपनी शर्म खिड़की से बाहर फेंक दी है। आर्यन, ये क्या है? मुझे काम करने दीजिए। काम छोड़ो रिया, बहुत काम कर लिया। चलो ना, प्लीज कमरे में चलते हैं। आर्यन, शर्म कर, सबके सामने क्या बोल रहा है कि चलो कमरे में चलते हैं? अरे तो मम्मी बीवी है मेरी, इसको कमरे में नहीं ले जाऊंगा तो कहाँ ले जाऊंगा, आप लोग ही बताओ। आर्यन ने बिना किसी की परवाह किए झटके से रिया को अपनी गोद में उठा लिया। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए, सब देख रहे हैं। देखते रहे, पापा को भी पता चलना चाहिए कि उनका बेटा अब सुपरफास्ट हो गया है। आर्यन रिया को गोदी में उठाकर किचन से निकला और सीधा सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की तरफ भागने लगा। अजी सुनती हो, इसे तो शर्म आती थी वही ठीक था, ये तो अब बेकाबू हो गया है। देखते रहिए कैलाश जी, अब इस घर में यही सब तमाशा होगा। आर्यन ने पैर से अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और पूरे घर में सन्नाटा छा गया।